हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर मयूरी तावड़े और हम आज स्टैंडर्ड 11th के लिए 11th कॉमर्स के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है। इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जो बिजनेस और कॉमर्स से रिलेटेड है, जो बेसिकली कॉमर्स के सिलेबस में इंक्लूड इसलिए किया गया है बिकॉज ये उसकी नींव है। ये सब्जेक्ट के बगैर अगर आपको बिजनेस और कॉमर्स ये कंसेप्ट समझ में ही नहीं आया तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट कैसे पढ़ पाओगे, राइट? तो अभी हम फर्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, उसी तरह इसमें सारा बिजनेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़ाए गए हैं, कंसेप्ट्स बताए गए हैं, ये हम पढ़ेंगे। अब आप मेरे स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हो जिसमें बिजनेस और एंड कॉमर्स ये लिखा हुआ है और उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस है, ऑपरेशंस है, फाइनेंस है, प्लानिंग है, बिजनेस है, परफॉर्मेंस है, मार्केटिंग है। ये सारे कंसेप्ट्स हम आगे पढ़ने ही वाले हैं और ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। अगर आप इंटरेस्ट से और ध्यान लगा के पढ़ोगे तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट आपको सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट लगेगा और उसके लिए मैं हूँ ही आपको हेल्प करने के लिए कि ये सब्जेक्ट आपको सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट कैसे लगे। चलिए फ्रेंड्स, हम अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। हर ह्यूमन बींग को अपनी नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। ऑल एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सारी एक्टिविटीज़ हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में उसको डिवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी अर्निंग से रिलेटेड है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी डेली लाइवलीहुड से रिलेटेड है। तो जब हम गुड्स और सर्विसेज हमें इसेंशियल है, जिससे इकोनॉमी चलती है, जिससे हमारी नीड्स फुलफिल होती है, उसी को हम बिजनेस और कॉमर्स कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज है इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके अंदर आता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, और अदर पार्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये सब ह्यूमन एक्टिविटी है। इकोनॉमी एक ह्यूमन एक्टिविटी से ही चलती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड होता है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस मतलब आप बहुत से स्टूडेंट्स आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं उनके फादर बिजनेस करते होंगे। इधर उनका कोई ग्रोसरी का बिजनेस होगा या फिर कोई और चीज़ों का बिजनेस होगा, कोई कार डीलर होंगे, कोई और एक्सेट्रा काम करते होंगे। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई आपका लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, जिससे आपको पैसे मिलते हैं, आप पैसे अर्न करते हो, राइट? प्रोफेशन ये है, जैसे कि मेरा एग्जाम्पल, मैं अब टीचर हूँ तो मेरा ये प्रोफेशन हो गया। तो मेरे प्रोफेशन से मुझे लाइवलीहुड मिलता है, मेरे प्रोफेशन से मुझे पैसे मिलते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, एक पैसे कमाने का जरिया हो गया। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब जो एम्प्लॉयज़ दूसरे कंपनीज के लिए या बिजनेसेस के लिए काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉय या एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जो दूसरे के लिए काम करते हैं और अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं, अपना रोज का खर्चा चलाने के लिए किसी और के लिए जो काम करते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ है, जैसे कि एग्रीकल्चरल है, ये है, वो है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे खाना सर्व करना है, उसके बाद में अपने फैमिली की केयर करनी है, ये सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ गए। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, ये सारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है। अपने फैमिली के लिए खाना बनाना है, कोई गेस्ट आता है उनके लिए खाना बनाना है,
ये सारी हो गई लेडीज़ की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बट जैसे एग्जाम्पल, अब लेडीज़ हूँ तो एग्जाम्पल ऑब्वियसली लेडीज़ के हिसाब से ही दूंगी। सो इसीलिए आपको कंसेप्ट समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। अब सबसे पहले हम बिजनेस समझ लेते हैं कि बिजनेस क्या है। It is a systematic attempt by business person to produce goods and services and sell them in the market to reap the reward by way of profit. ये एक systematic plan है आपका। आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो और उसको मार्केट में सेल करते हो आपकी लाइवलीहुड या फिर आपको प्रॉफिट मिलने के लिए, उसे बिजनेस कहा जाता है। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ द गुड। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स मतलब एक्चुअली बनाया जाता है वो फैक्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग होता है उस प्रोडक्ट का फैक्ट्री में। इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। अब ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी हो सकता है या फिर फिनिश गुड्स भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हो, कोको कोला लेते हो, पेप्सी पीते हो, फेंटा पीते हो, तो ये सारे फिनिश गुड्स आपको दिखते हैं, बट ये कहीं तो मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर डायरेक्टली आपके पास वो आ जाते हैं, नहीं। उनकी बॉटल मैन्युफैक्चर होती है, वो ड्रिंक्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वो बनाए जाते हैं, उनका प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस में वो बनाए जाते हैं, सोडा वगैरह मिला के उनका फॉर्मूला होता है, वो मिला के बनाए जाते हैं और एंड प्रोडक्ट बॉटल में आपको सर्व होता है। दैट इज व्हाट इज नोन एज फिनिश गुड्स। Goods can be produced with the manpower or with the help of machine. For example, cultivating piece of land or growing food grains is an example of agricultural production. अब goods दो तरीके के होते हैं, ये एक्चुअली ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से बनाए जा सकते हैं या फिर मशीनरी के थ्रू भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जाम्पल दिया, तो वो मशीनरी के थ्रू ही बनाया जाता है, उसमें सिर्फ सुपरविजन के लिए मैन पावर लगता है। और कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड और ग्रोइंग फूड ग्रेन्स, ये एक्चुअल ह्यूमन एफर्ट हो गया, मैन पावर हो गया, जो आपको क्रॉप बनाना है या फिर क्रॉप उगाना है, उसके लिए एक्चुअल ह्यूमन पावर लगता है, ऑक्स लगते हैं, तो ये सारी चीजें लगती है। However, converting oil seeds into edible oil with the help of manpower as well as machine is an example of manufacturing of the goods. हमने पिछला जो एग्जाम्पल देखा cultivating crops, वो एग्रीकल्चरल ह्यूमन पावर का एक्चुअली उसमें ज़्यादा यूज़ होता है, मशीनरी का बहुत कम यूज़ होता है। आजकल ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए हैं, बट पहले हम ऑक्स के हेल्प से ही कल्टीवेशन करते थे, राइट। बट अभी जो एडिबल ऑयल है उसके सीड्स को कन्वर्ट करना, मशीनरी में क्रश करके उसका ऑयल निकालना इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Distribution includes marketing of goods and services. It involves transport, warehousing, advertising, while facilitates transfer of goods from producer to the final consumer. Right? Distribution includes marketing of goods and services. Distribution का मतलब है जो फिनिश प्रोडक्ट आपका बन चुका है वो मार्केट तक पहुंचाना, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब सॉफ्ट ड्रिंक आपकी फैक्ट्री में बन गई, आपने उसके ढेर लगा दिए, बट उसको मार्केट में पहुंचाना भी ज़रूरी है, कंज्यूमर तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। अगर वो आपके फैक्ट्री में ही पड़ा रहेगा तो वो खराब हो जाएगा। हम बना किस लिए रहे हैं, बना किस पर्पज से रहे हैं फिनिश गुड, ताकि हम उसे मार्केट में सेल कर सकें, राइट। अब मार्केट में पहुंचाने के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। वेयर हाउसिंग मतलब आप उसका स्टॉक कहीं तो रखेंगे, उसके लिए वेयर हाउस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। एडवर्टाइजिंग, जैसे कि आप थम्सअप की एड में सलमान खान को देखते हैं तो आपको वो थम्सअप पीने की इच्छा होती है, उसी तरह एडवर्टाइजिंग आपके दिमाग में काम करता है कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट लेना है या फिर नहीं लेना है।
which facilitates transfer of goods from producer to the final consumer. डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटेट करता है आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप आपके फैक्ट्री से एंड यूजर तक पहुंचाएं, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. डेफिनेशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, राइट. अब हम देखते हैं डेफिनेशन. प्रोफेसर हेने, business activity are all those human activities which are directed towards the production and processing of wealth. प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ का मतलब है कि आप कुछ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हो, उसको सेल करते हो और उससे आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होती है, उससे आपको प्रॉफिट मिलता है, राइट. उसे कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए सेटअप की गई हो. प्रोफेसर प्राइड, हॉजेस एंड कपूर has defined business as the organized efforts of individual to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy society needs. अब ये इंडिविजुअल के एफर्ट्स हैं कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ सेल करने के लिए और उसके गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई सोसाइटी नीड्स. एंड यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए ये एक एफर्ट है, ऐसा इन्होंने डेफिनेशन में कहा है. अब फ्रेंड्स, आपको डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पूछा जा सकता है, तो आप प्लीज ये डेफिनेशन अच्छे से ध्यान में रखिए, इसको अच्छे से पढ़िए, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस देखते हैं हम अभी. एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व करता है. हम हमारा फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है जो गवर्नमेंट से भी हमें मिलता है, हम खुद का भी सेटअप करते हैं, बट गवर्नमेंट को हमें इसमें से कुछ देना जरूरी है. हम टैक्सेस पे करते हैं बिजनेस पे, इसीलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है. ये मैन्युफैक्चरिंग करके हम एंड यूजर तक पहुंचाते हैं, तो ये साइकिल चलाता है. एंड यूजर उसको परचेज करता है, उसमें से गवर्नमेंट को भी कुछ पैसे जाते हैं, टैक्सेस जाते हैं. अभी जीएसटी है तो जीएसटी कट होके फिर फाइनल एंड यूजर को उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसीलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है. ताकि ये इकोनॉमिक को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक को पूरा करता है. टू पार्टीज, इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है. एक तो मैन्युफैक्चरर होता है और एक एंड यूजर होता है. जब तक एंड यूजर उसकी डिमांड गुड्स के लिए रेज नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरर को कैसे पता चलेगा कि मैंने ये गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए. अब फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं पेन का. अगर आपको पेन की ज़रूरत ही नहीं है तो मैन्युफैक्चरर उसे प्रोड्यूस क्यों करेगा, राइट. आपको पेन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए आज मार्केट में एन नंबर ऑफ पेन्स. आप जब शॉप पे जाते हो तो आपको पेन का नाम भी पता होता है कि आपको कौन सा पेन यूज़ करना होता है. तो आप हो गए एंड यूज़र, और जो ये पेन मैन्युफैक्चर करता है आपके लिए वो हो गया फर्स्ट पर्सन जो ये पार्टी में इन्वॉल्व है, हु इज़ अ मैन्युफैक्चरर. तो इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक मैन्युफैक्चरर और एक एंड यूजर. प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस हम सेटअप किस लिए करते हैं? ताकि हमको प्रॉफिट हो. प्रॉफिट इज द अल्टीमेट मोटिव फॉर द बिजनेस, इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में लिया गया है बिजनेस के. प्रॉफिट कमाने के लिए ही हम इतना सारा तामझाम कर रहे हैं, इतना सारा बिजनेस सेटअप कर रहे हैं. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब हम बिजनेस सेटअप क्यों करते हैं? तो गुड्स और सर्विसेज रेंडर करने के लिए. गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक का, मैंने आपको एग्जांपल दिया है पेन का. मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करने के लिए उसको मटेरियल लगेगा, वो सारा मटेरियल है. उसके बाद में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे होटल इंडस्ट्री है, फॉर एन एग्जांपल आप होटल इंडस्ट्री ले लीजिए. होटल इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री में आती है. तो एंड यूजर कौन है? आप हैं. आप होटल में जाते हो, खाना खाने के लिए जाते हो,
वहाँ पे आपको सर्विस मिलती है, राइट? आपको खाना परोसा जाता है, उसके बदले में आप पैसे देते हो। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम्स अंडर फीचर्स ऑफ बिजनेस। वो एक फीचर है कि आप एंड यूजर से पैसे लीजिए और उनको सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कीजिए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज में आप क्या देते हो? आप उनको पैसे देते हो, और कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे को सर्विसेज भी रेंडर करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपना बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं, राइट? वो ऑलरेडी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, बट उनको बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। दैट इज अ सर्विस इंडस्ट्री। और अपना फिनिश गुड्स बनाने के लिए, अभी अगर आप एक पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसका प्लास्टिक या उसके लगने वाला मटेरियल आपके पास नहीं है, वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो कोई और फैक्ट्री बनाती है, तो आप उनसे मंगवा लेते हो। तो दैट इज व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बैंक आपको बैंक की सर्विस देगी, आपका अकाउंट ओपन करेगी, आपके पैसे संभालेगी, और उसके बदले आप उनको फीस पे करेंगे या फिर कुछ चार्जेस पे करेंगे। सो दैट इज व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये है, इसमें गुड्स और सर्विसेज में डील किया जाता है। दैट इज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के अंडर आता है हमारा रोजमर्रा का मैगी, उसके बाद में बिस्किट्स, उसके बाद में आपको लगने वाली दाल, राइस, ये सारे आते हैं कंज्यूमर गुड्स में। और कैपिटल गुड्स में क्या आता है? मशीनरी आता है, कंप्यूटर्स आते हैं, ये सारे कैपिटल गुड्स में आ जाते हैं। आपके लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, दीज आर नोन एज कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स मतलब बेसिक एकदम गुड्स जो आपको डेली लगते हैं। सोप हो गया, शैम्पू हो गया, ये सारी चीजें आपके कंज्यूमर गुड्स कैटेगरी में आते हैं। और कैपिटल में आपका आता है, मैंने जैसे आपको बताया कि मोबाइल फोन्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, बिल्डिंग सॉरी मशीनरी आ जाती है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें यू डील इन गुड्स एंड सर्विसेज। कंटिन्यूटी इन डीलिंग, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेन देन है, जो आपको डेली लगती है, मंथली लगती है या ईयरली लगती है। ये साइकिल कभी रुकता नहीं है। आपको फोन की तो जरूरत पड़ती है, लैपटॉप की जरूरत पड़ती है, टैब्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं जो जरूरतमंद चीजें हैं, इसमें आप डील कर ही सकते हो। अनसर्टन रिटर्न्स, इसमें अनसर्टन रिटर्न्स होते हैं, रिटर्न्स में रिस्क होता है, इसीलिए आप रिटर्न्स और रिस्क साथ ही साथ चलते हैं। अगर आपने अगर आपके लैपटॉप, अगर आप एक लैपटॉप मैन्युफैक्चरर हो और लैपटॉप बेचते हो, तो लैपटॉप तो आजकल का ट्रेंडिंग गुड्स है, इसमें लॉस होना तो पॉसिबल ही नहीं है। बट आपके सेल के ऊपर वो डिपेंड है, आपके प्रमोशन के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे प्रॉफिट कमाते हो। आप मीडियम प्रॉफिट भी कमा सकते हो और आप मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमा सकते हो। इसके लिए इसके रिटर्न्स अनसर्टन होते हैं, प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, मैंने जैसे बोला, इसमें काफी सारे एलिमेंट ऑफ रिस्क होते हैं, जैसे नेचुरल कलामिटीज आ गई, बाढ़ में आपका शॉप ही बह गया, राइट? फायर लग गई आपके शॉप को, या फिर ऐसा कुछ रिस्क फैक्टर होता ही है। उसके लिए फिर आप इंश्योरेंस निकाल के रखते हो ताकि आपको नुकसान भरपाई मिले। और ये सारा रिस्क इन्वॉल्व है, आप कभी इंसॉल्वेंट हो जाते हो, तो ये सारी चीजें हैं विच इज नोन एज एलिमेंट ऑफ रिस्क। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अब हम काम किसके लिए कर रहे हैं? अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट किस लिए बना रहे हैं? कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई ही नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट कौन लेगा? आपका प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। अगर आप मोबाइल फोन्स बनाते हो, उसमें अब एज ग्रुप डिफर करता है। छोटे बच्चों के लिए अगर मोबाइल फोन बना रहे हो तो वो उसमें काफी सारे सॉन्ग्स होते हैं, छोटे बच्चों के सॉन्ग्स होते हैं। अगर आप अडल्ट्स के लिए बना रहे हो तो उसमें गेमिंग फीचर बहुत अच्छे से होता है, बिकॉज अडल्ट्स को गेम खेलना बहुत
पसंद है, इसीलिए वो हिसाब से आप मोबाइल मैन्युफैक्चर करोगे। अगर आप अडल्ट्स के लिए कर रहे हो, बड़े लोगों के लिए कर रहे हो, फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 30 to 45, तो उनके लिए आप अलग से मोबाइल डिज़ाइन करोगे। इस तरीके से कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अल्टीमेट एम ऑफ योर बिजनेस। प्रोफेशन अब हम देखते हैं क्या है। प्रोफेशन इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी under which a person uses his educational knowledge and special skill to render services for earning some income। जैसे कि मैंने आपको मेरा एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे मैंने दूसरे भी एग्जाम्पल्स लिए हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं, इसीलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है और उसके लिए वो एक स्पेसिफिक फीस चार्ज करते हैं, राइट? उसे कहते हैं प्रोफेशन। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर एज फॉलोज। एम टू सर्व द सोसाइटी एंड टू अर्न द लाइवलीहुड। इनका एम एक होता है कि सोसाइटी को, आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब आप बीमार पड़ते हो। आप डेली तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, राइट? जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको सर्व करता है, आपको चेक करते हैं, आपको दवाई देते हैं, उसके बदले फीस लेते हैं। तो उनका अल्टीमेट एम क्या होता है कि कस्टमर को सर्व करना है और उसके बदले फीस लेना है। क्वालिफिकेशन, उनके प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस होते हैं। डॉक्टर के लिए MBBS डिग्री, लॉयर के लिए LLB, LLM डिग्रीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए CA की डिग्री ICAI के अंडर। इसके अलग अलग तरीके के क्वालिफिकेशंस होते हैं। उसी तरीके से वो क्वालिफिकेशंस आपको लेने पड़ते हैं, तब जाके आप प्रोफेशनल बनते हो। फाइनेंशियल रिटर्न्स, इनके फाइनेंशियल रिटर्न्स फिक्स नहीं होते हैं। जैसे जैसे इनके पास कस्टमर्स आते हैं, जैसे जैसे इनके पास क्लाइंट्स आते हैं, हम उन्हें कस्टमर्स नहीं कह सकते, इनके लिए क्लाइंट्स होते हैं, डॉक्टर्स के लिए पेशेंट्स होते हैं। तो जैसे जैसे इनके पास पेशेंट्स और क्लाइंट्स आते जाते हैं, वैसे उनका इनकम सोर्स होता है। कैपिटल, इसमें इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए बहुत सा कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है। एक डॉक्टर को अपना क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए बहुत सारा कैपिटल लगता है। एक लॉयर को अपना ऑफिस सेट करने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल लगता है। एक CA फर्म को अपना फर्म सेटअप करने में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है इनिशियल स्टेज पे। रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, डॉक्टर्स मेडिकल एसोसिएशन के अंडर रजिस्टर होते हैं, लॉयर्स बार काउंसिल के अंडर रजिस्टर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी सेक्रेटरीज ICAI और ICSI के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। इनके अपने अपने रजिस्ट्रेशन कमिटीज होते हैं जिनके अंदर इनको रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट होता है प्रैक्टिस करने के लिए। इनको ये सारे जो मैंने अभी बताए, बार काउंसिल, उसके बाद में मेडिकल एसोसिएशन, इनके अंडर रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप लेना कंपलसरी है। इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, इनकी मेंबरशिप किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकती, ये लाइफ टाइम उन्हीं के नाम पे रहेगी और वही प्रैक्टिस कर सकते हैं ये सर्टिफिकेशन लेने के बाद में। ये उनका एजुकेशन किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क इज टू सर्व द सोसाइटी एंड अर्न द लाइवलीहुड। यही इनका नेचर ऑफ वर्क है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अभी देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। There is employer-employee relationship. Employer is the person who offers the job and the person who accepts the job is called as employee. अब ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें दो पार्टीज होते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयर आपको ऑफर देता है जॉब के लिए और एम्प्लॉई वो ऑफर एक्सेप्ट करता है जॉब के लिए। इसके बदले एम्प्लॉयर उनसे काम करवा लेता है और बदले में उनको रेम्यूनरेशन दी जाती है, सैलरी दी जाती है, बट उनको एम्प्लॉयर के टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करना होता है
उस हिसाब से फिर आप उनके साथ काम कर सकते हो। फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एज फॉलोज। एम, इनका अल्टीमेट एम होता है, एम्प्लॉयर का अल्टीमेट एम होता है कि एम्प्लॉय से काम करवा लेना है और प्रॉफिट अर्न करना है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्न करना है, सोसाइटी को सर्व करना है। एम्प्लॉय का अल्टीमेट एम क्या होता है कि मुझे सैलरी कमानी है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो वो एम्प्लॉयर को सर्विस रेंडर करते हैं, अपनी सर्विस देते हैं और उसके बदले पैसे लेते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। क्वालिफिकेशन, यस, अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड स्किल्स रिक्वायर्ड, उसका क्वालिफिकेशन भी ज़रूरी है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे क्वालिफिकेशन ज़रूरी होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में। उसी बेसिस पे बंदे हायर किए जाते हैं और उनको उनके एज पर उनके क्वालिफिकेशन काम दिया जाता है। एमबीए को एमबीए का काम दिया जाता है, इंजीनियर्स को इंजीनियर्स का काम दिया जाता है। ऐसे सारे क्वालिफिकेशन के ऊपर जॉब्स डिपेंड होते हैं। मॉनेटरी रिटर्न्स, यस, मॉनेटरी रिटर्न्स इनको सैलरी के तौर पे मिलते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जब आता है तब इनको रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी दी जाती है। रेम्यूनरेशन एंड सैलरी इज वन एंड द सेम थिंग, इट इज जस्ट अ डिफरेंट टर्म। सो इनको मॉनेटरी रिटर्न्स जरूर मिलते हैं। कैपिटल, इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज आप रेडिली सेटअप जो बिजनेस होता है उसमें काम करने के लिए जाते हैं, उसमें जॉब करने के लिए जाते हैं। ये एम्प्लॉयर का काम होता है वो बिजनेस सेटअप करने का। रजिस्ट्रेशन, यस, अंडर कंपनीज एक्ट अगर कंपनी है और लिस्टेड कंपनी है तो सेबी और ये सारी एक्ट्स के अंडर वो कंपनी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर वो कंपनी उस एक्ट्स के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने वहाँ पे जॉब नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी रिस्की थिंग टू डू अ जॉब देयर। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, एक बार कंपनी सेटअप हो गई, ये किसी और को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। कोई परचेज कर सकता है आपकी कंपनी में शेयर्स तो वो कर सकता है, बट ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है कि कल उठ के आप किसी और को आपकी कंपनी ट्रांसफर कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेचर ऑफ वर्क, इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। एक सर्विस देता है और दूसरा रेम्यूनरेशन देता है, ये नेचर ऑफ वर्क होना बहुत ज़रूरी है। आइए फ्रेंड्स, हम अब देखते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, अर्निंग प्रॉफिट। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस अगर सेटअप करता है तो उसका अल्टीमेट एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। इसीलिए बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए और अपनी ग्रोथ करने के लिए अर्निंग प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। सर्चिंग न्यू कस्टमर, नए कस्टमर ढूंढने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो मार्केट में नहीं है तो उसके लिए टारगेट कस्टमर ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है और एग्जिस्टिंग कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अभी फर्स्ट क्राई का हम लेते हैं। firstcry.com आप सबको पता होगा, छोटे बच्चों के लिए ये कपड़े बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं, एक्सेसरीज बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो उनका अल्टीमेट कस्टमर कौन है, बच्चे। उनको क्या समझ में आता है, तो उनका अल्टीमेट कस्टमर कौन हो गया, टारगेट कस्टमर उनकी मदर्स, राइट। तो इसके लिए नए कस्टमर्स उनको सर्च करना उतना ही डिफिकल्ट है और उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मेंटेन करना है। इनोवेशन, it is development of positive change which results into improvement in product or process of production. इनोवेशन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके प्रोडक्शन को कुछ मशीनरी के वजह से 2 घंटे में एक प्रोडक्ट आपका बनता है या फिर 1 घंटे में एक प्रोडक्ट आपका बनता है, वही दूसरी मशीनरी आपका प्रोडक्ट आधे घंटे में एक प्रोडक्ट बना देती है, तो हम ऑब्वियसली इनोवेशन एक्सेप्ट करके, चेंजेस एक्सेप्ट करके वो मशीनरी हम इंस्टॉल करवाएंगे जो 1 घंटे की जगह
आधा घंटा ले रही है हमारा प्रोडक्ट बनाने में। तो इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट सर्वे और यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में ये सारी चीज़ें यूज होना इज मस्ट। बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैन पावर, मशीनरी और जो भी आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उनका इस्तेमाल करके आपके बिजनेस को कैसे फ़ायदा हो सकता है, ये आपका अल्टीमेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव, सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्योरिटी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से और यूटिलिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। वरना अगर उनको क्वालिटी नहीं मिल रही है, प्योरिटी नहीं मिल रही है, सेफ्टी नहीं मिल रही है वो प्रोडक्ट यूज़ करने में, तो वो अल्टीमेटली नहीं कर सकते हैं, वो आपका प्रोडक्ट परचेज ही नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अभी डव है तो उसमें क्वालिटी है, उसकी जैसे ऐड की जाती है, बहुत से कस्टमर्स को उसका रिजल्ट मिलता है। तो डव शैम्पू, सोप, बॉडी लोशंस, ये सारे प्रोडक्ट में क्वालिटी मेंटेन होती है, प्योरिटी मेंटेन होती है, ये सेफ भी है आपकी स्किन के लिए, ये हार्मफुल नहीं होता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है और यूटिलिटी भी अच्छी है। Avoiding unfair trade practices. Unfair trade practices like black marketing, misleading advertisement, wrong measurements, such should be avoided. It is important for survival of growth of business unit. अब कस्टमर्स को आप गुमराह करते हो आपके एडवर्टाइजमेंट में से, एडवर्टाइजमेंट में कुछ और दिखाते हो और प्रोडक्ट कुछ और है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने पनिशमेंट लगा के रखी हुई है। अगर आप मिसलीड एडवर्टाइजमेंट बनाते हो तो इसके लिए गवर्नमेंट आपको फाइन करता है। इसीलिए ऐसे सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए ये गलत तरीका होता है, आपका बिजनेस इससे कभी नहीं चल पाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, business is a socio-economic institution. Business should create job for skilled and unskilled people. It should provide employment opportunities to economically backward and दिव्यांग persons. अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये एक सोशल एक्टिविटी भी है कि आपका बिजनेस बहुत से लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, स्किल्ड लेबर्स और अनस्किल्ड लेबर्स दोनों के लिए। तो लेबर्स मैंने वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, बिकॉज अल्टीमेटली स्किल्ड वाले भी लेबर्स ही होते हैं और अनस्किल्ड वाले भी लेबर्स ही होते हैं, हम लोग किसी और के लिए ही काम कर रहे होते हैं, राइट। Welfare of employees, skilled and unskilled workers are the part of the society. So if employees are properly taken care of, it brings welfare to the society. This can be achieved by providing fair and regular remuneration, good working condition, impartial personnel policies, offering incentive, etc. अब वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव आपका बिजनेस फुलफिल करता है। स्किल और अनस्किल लेबर्स के लिए आप अच्छे से उनका केयर करते हो, उनके जो सारी नीड्स है वो फुलफिल करते हो, तो वो आपके लिए ऑब्वियसली काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, उनको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उनका जहाँ पे वो काम करते हैं वो वर्किंग कंडीशंस बहुत हेल्दी है। इम्पार्शियल पर्सनल पॉलिसीज़, मतलब कोई भी बायस पॉलिसीज़ आप नहीं बनाते हो, वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए एक जैसी होती है और उनके अच्छे काम के लिए आप उनको इंसेंटिव भी ऑफर करते हो, उसे कहते हैं वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। ये एक आपका बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हेल्प्स टू सॉल्व social problems. Due to rapid industrialization, many social problems arise like traffic jam, growth of slums, air and water pollution, etc. Business should be aware of this and should try to reduce them. अब बहुत सी कंपनीज में इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट साइन कर ली जाती हैं बिकॉज आपके ऑर्गेनाइजेशन के वजह से कोई इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, पानी पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो, नॉइज पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपके फैक्ट्री को सिटी से कहीं दूर सेटअप किया जाता है। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है।
इसीलिए आपको ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से आप इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंचाते हो और ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया कि आप इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाओगे। Contributing to the welfare of the society, business house should take care of general welfare of the society. For that, they should give donation for good cause, offering scholarship for higher education, etc. अब आपने कुछ आपके फाउंडर हैं उनके नाम पे स्कॉलरशिप रख दी, आपके जो कोई सोशल एक्टिविटी है, कोई एनजीओ को डोनेशन दे दिया, ये सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी आपको करनी ज़रूरी है। अब CSR करके एक कंसेप्ट आ गया है कंपनीज एक्ट में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर आपको आपके कंपनी का 2% प्रॉफिट ये सोशल एक्टिविटी में देना कंपलसरी है। Role of profit in business. Every business operates with an aim to earn profit, that is the excess of revenue over the cost. आपका जो कॉस्ट आपको लग रहा है उसके ऊपर आपका रेवेन्यू अगर जाता है तो वो आपके लिए प्रॉफिट अर्न हो जाता है। हर कोई बिजनेस सेटअप करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको रिटर्न जो मिलता है, हमारा प्रॉफिट जो होता है, हम ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं। उनको जितना रिटर्न मिलता है उतना वो और हमारे बिजनेस में पैसे लगाते जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिट यूज होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रॉफिट का बहुत सा हिस्सा यूज होता है, बिकॉज उसी पे ऑर्गेनाइजेशन चलता है। जितना आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, मार्केट रिसर्च है, कंज्यूमर रिसर्च है, ये सारी चीज़ें हैं, उतना आपके कंपनी को ही फायदा होगा। ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमा पाओगे तो आप आज आपकी ब्रांच है मुंबई में, तो आप पुणे में उसको सेटअप कैसे कर पाओगे अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे तो। ऑल धीरे धीरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपके ब्रांचेस सेटअप अगर आपको करने हैं तो उसके लिए प्रॉफिट अर्न करना बहुत ज़रूरी है। इंक्रीज इफिशियंसी, ऑब्वियसली प्रॉफिट आपको मोटिवेट करता है ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी इंक्रीज करने में। अगर आपको प्रॉफिट अच्छा होगा तो आप एम्प्लॉयज़ को भी खुश कर पाएंगे, उनको इंसेंटिव्स बोनस दे पाओगे, इसके लिए वो भी मोटिवेट होके आपका काम करेंगे। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किस लिए करते हैं, बिजनेस सेटअप किस लिए करते हैं? अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और अगर वही हमारा लाइवलीहुड बन जाता है, प्रॉफिट अर्न करना। रेप्यूटेशन, ऑब्वियसली प्रॉफिट के साथ साथ हमारे कंपनी का रेप्यूटेशन बन जाता है। जैसे HCL है, डेल है, HP है, ये सारे कंपनीज जो है इनका रेप्यूटेशन भी बन गया है, इनका प्रॉफिट अर्निंग भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में बाइक्स में बजाज है, हीरो है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस का रेप्यूटेशन बन गया है, उनका प्रॉफिट भी उतना ही है। रिवॉर्ड्स एंड रिस्क, ऑब्वियसली अगर आप प्रॉफिट अच्छे से कमाते हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अच्छे से कमाता है, तो आप एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड भी कर सकते हो, उनको कंपनसेशन दे सकते हो उनके काम के लिए, उनको अप्रिसिएट कर सकते हो बोनस देके, या फिर उनका ऑब्वियसली मोटिवेट करने के लिए आप उनको इंसेंटिव भी दे सकते हो। इसमें रिस्क, जैसे कि मैंने पिछले इसमें बोला कि नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है, या फिर आपको इंसॉल्वेंसी आ जाती है, ये सारे रिस्क भी इन्वॉल्व है। ये हम प्रॉफिट में से प्रोविजन करके इसको साइड में निकाल के रखते हैं। सर्वाइवल, यस, बिजनेस सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट इज द अल्टीमेट मोटिव। अगर आपका प्रॉफिट ही नहीं बन रहा है तो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, आपका पर्पस ही नहीं फुलफिल हो पाएगा कि आप अपने बिजनेस सेटअप किस लिए किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, अब हम इंडस्ट्री और कॉमर्स के हिसाब से ये एक्टिविटीज देखेंगे, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, होलसेल, और ये सारी एक्टिविटीज देखेंगे। इंडस्ट्री में अभी 3
टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है, आप ये चार्ट अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन, इसका एलाबोरेशन मैं ये चार्ट के ऊपर से ही देने वाली हूँ। आगे मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई हुई है, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इसी चार्ट के ऊपर से ये कंसेप्ट सिखा दूंगी। आपको ये चार्ट बनाना है तो आप ऑब्वियसली बना सकते हो, या फिर आप ये चार्ट बना के एक एक कंसेप्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप ये चार्ट फटाफट बना लोगे तो आपको कंसेप्ट्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फटाफट लिखने में आ जाएंगे, राइट। तो इंडस्ट्री के 3 सब इंडस्ट्रीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है, एग्रीकल्चरल, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मतलब जो हमारे डेली लाइवलीहुड से रिलेटेड है वो सारी इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आती है। एक्सट्रैक्टिव मतलब जो हमारे लिए डेली कुछ प्रोड्यूस करती है, मिल्क इंडस्ट्री हो गया या फिर कर्ड इंडस्ट्री हो गया, ये सारी इंडस्ट्रीज आती है एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक में। सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी फिनिश गुड प्रोड्यूस करने के लिए, उसको सेल करने के लिए प्रोड्यूस तो करना ज़रूरी है, राइट। उसके सिवा वो मार्केट में पहुंच नहीं सकेगी, इसीलिए सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंडर आता है मैन्युफैक्चरिंग। आप फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर पहले करते हो और उसके बाद में वो मार्केट में आता है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस, आपको घर रहने के लिए तो लगेगा ही लगेगा, इसीलिए वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिसेस, ये सारी चीज़ें आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री में। टेरिटरी इंडस्ट्री दैट इज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट में आता है आपका डेली का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप गवर्नमेंट बस से जाते हैं, प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं, ये आपका आता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। बैंकिंग इंडस्ट्री, आपको अकाउंट और आपका फाइनेंस सेफ रखने के लिए आपको बैंकिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, ये थर्ड इंडस्ट्री है। उसके बाद में आता है होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री आपको तो पता ही है, मैंने आपको अभी जस्ट एग्जांपल दिया था। टूरिज्म इंडस्ट्री, आप कहीं घूमने जाते हो तो उसमें आपको थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, ये भी एक तरह की इंडस्ट्री है। एंटरटेनमेंट, आप मूवीज़ देखने जाते हो, मॉल्स में जाते हो, ये सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के अंडर आती हैं। अब ये इंडस्ट्री में आपको ये चार्ट अच्छे से पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है। उसके बाद हम मूव करेंगे कॉमर्स को। ट्रेड में आता है होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में आता है होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। अब कभी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, हम ग्रोसरी स्टोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, कभी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो सबसे पहले वो जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर एक ऐसा बंदा होता है जिसके एकदम जो रिटेल और मैन्युफैक्चरर के बीच का बंदा होता है, जो होलसेल में प्रोडक्ट्स लेता है और रिटेलर को 2 रुपए बढ़ा के सेल करता है, राइट। फैक्ट्री में से उसे कम दाम में मिलते हैं, वो होलसेल के तौर पे सारे रिटेलर्स को सप्लाई करता है। फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोस्ट। इंपोर्ट मतलब हम कहीं से बाहर से फॉरेन से परचेज कर रहे हैं, उसको कहते हैं इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट, हम बाहर सेल कर रहे हैं, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। इंटरपोस्ट मतलब दोनों, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी हम एक साथ कर लेते हैं। अब कॉमर्स में सेकेंड पार्ट है एंसिलरी टू ट्रेड। उसमें आता है ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, मर्चेंटाइल। अब ये रिलेट हो गया पूरे हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री से। एंसिलरी मतलब ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, वेयर हाउसिंग हो गया, वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ पे आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स संभाल के रखते हो। इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, मर्केंटाइल हो गया, राइट। तो ये सारे आपके एंसिलरी इंडस्ट्री में आते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, होप आपको ये टेबल और मैंने जो आपको कंसेप्ट समझाए वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर यहीं पे एंड होता है। होप टू सी यू सून in the second chapter. Thank you.